नमस्कार दोस्तों, जीएस ट्यूब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग संवैधानिक विकास का अध्ययन कर रहे थे और 1853 तक हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था, 1853 तक, है ना। उसके आगे का हम लोग इस पार्ट में देखेंगे 1858 का एक्ट। मैंने आपसे 1853 में कल बताया था कि यहाँ पर कंपनी के प्रशासनिक अधिकार की समय सीमा तो बढ़ा दी गई, लेकिन अवधि निश्चित नहीं की गई। इसी बीच आप देखते हैं भारत में 1857 का संग्राम हो जाता है। 1857 का जो संग्राम है वो स्पष्ट एक साक्ष्य हो जाता है कि भाई कंपनी का शासन यहाँ है और वो सब कुछ यहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ कमियां जरूर हैं। तो क्या हुआ फिर कि भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1858 पर किया गया और इसमें किया ये गया कि कंपनी का जो शासन है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथों से चल रहा था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किस लिए था? व्यापारिक कामों के लिए, है ना। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल किस लिए था? राजनीतिक जो इनके कार्य थे उनके लिए। तो इनको क्या किया गया? समाप्त, ठीक है। और एक पद बनाया गया भारत सचिव का पद। अब भारत सचिव को सहायता देने के लिए 15 सदस्य भी उसमें जोड़े गए। इसे क्या कहा गया? भारत परिषद। आपसे प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत परिषद का गठन किस एक्ट से हुआ? आप याद रखिएगा 1858 के एक्ट से हुआ, ठीक है। अब कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। किसका शासन लागू किया गया? तो ब्रिटिश ताज का। देखिए, ताज शब्द आमतौर पे आपको कभी ना कभी परेशान करता हुआ। ताज क्यों लिखा है? ब्रिटिश राजा रानी लिख देता? नहीं, राजा रानी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जरूरी नहीं है कि राजा ही राजा हो, मतलब रानी भी प्रमुख हो सकती है शासन की। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि पुत्र जो होगा वही बनेगा ना, पुत्री भी हो सकती है भाई, ठीक है। तो इसीलिए ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया है जहाँ पर कोई लिंग बोध ना होने पाए, मतलब पुरुष हो तो भी स्त्री हो तो भी वो शासन कर पाएगा, शासक बन पाएगा और उसी के नाम से शासित माना जाएगा, ठीक है। गवर्नर जनरल का जो पद था, जो आपने 1833 एक्ट में पढ़ा था कि गवर्नर जनरल को ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा, अब उसका नाम एक बार फिर से बदल करके क्या कह दिया गया? वायसरॉय, ठीक है। इस अधिनियम को फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और आपसे एक प्रश्न भी पूछा जाता है कि इसे कब, मतलब तारीख पूछी जाती है, तो 1 नवंबर 1858 को। ध्यान रखिएगा, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो मिल जाएगा, हालांकि इतिहास से जोड़ करके पूछा जाता है। और किसने इसको रीड किया? तो भाई किसने पढ़ा? तो ये कैनिंग साहब ने पढ़ा। कहाँ पे पढ़ा? तो इलाहाबाद में पढ़ा। इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे गए। तो भारत का पहला वायसरॉय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और जो भारत सचिव का नया पद बना था पहला कौन था? तो लॉर्ड स्टैनली। याद रखिएगा 1857 के समय जो विद्रोह हुआ था उस समय भी कैनिंग ही था। एक्चुअली में कैनिंग 1856 में ज्वाइन यहाँ पर गवर्नर जनरल के रूप में आता है। तो अब आपसे कब ये पूछा जाए कि अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, हालांकि पूछा नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ वायसरॉय का जो पद है, वायसरॉय का जो पद है वो दो तरीके से काम करता है, ठीक है। जो भारतीय रियासतों से मिलता तो अलग तरीके से इस नाम से, और जब वही महारानी से मिलेगा तो गवर्नर जनरल के नाम से ही मिलेगा। लेकिन होता क्या है, हमारे जो आयोग हैं कई बार घुमा फिरा के प्रश्न पूछने की आदत होती है। तो इस बात पे भी ज़रा सा ध्यान रखिएगा कि ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल भी ये अंतिम रूप से अगर पूछा जाए और विकल्प में अगर माउंटबेटन या राजगोपालाचारी ना हो तो कैनिंग के नाम पे आप विचार कर सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा सजग रहिएगा, यही मेरा आपको समझाना है, ठीक है। सजग रहने में ही भलाई है, क्योंकि आपको पता है आयोग इस तरीके का हेरफेर करता रहता है। 1861 का भारत शासन अधिनियम क्या हुआ कि भारत परिषद को विधायी संस्था बनाया गया। विधायी संस्था क्या होती है मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, अगर आपने नहीं देखा है तो देखिएगा। ये सब शब्दावली मैंने इसीलिए पहले ही क्लियर की है। विधायी संस्था का मतलब जो विधि का निर्माण करेगी। तो भारत के अब विधि का निर्माण कौन करेगा? भारत परिषद। विभागीय प्रणाली लागू की गई। विभागीय प्रणाली क्या होता है? यही आप किताबों में पोर्टफोलियो सिस्टम आपको मिलता है, लिखा मिलता है। जैसे कि आज जो मंत्रालय आप देखते हैं, विधि मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, दुनिया भर के जो मंत्रालय देख रहे हो ना,
इसी को पोर्टफोलियो या विभागीय प्रणाली कहा जा रहा है, कोई और नई चीज नहीं है। मतलब सरकार के काम को विभिन्न मंत्रालयों के नाम देकर के उसको बांट दिया गया। गवर्नर जनरल की जो विधान परिषद की संख्या उसमें वृद्धि की गई, 12 लोग शामिल किए गए। इसके अलावा गवर्नर जनरल, देखिए मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि गवर्नर जनरल और वायस रॉय, ये गवर्नर जनरल नाम बदला नहीं गया, ये दोनों ही इस्तेमाल में थे। तो इसी चीज को आप देखिए यहाँ पुष्ट हो जाएगी आपकी। गवर्नर जनरल शांति सुरक्षा और ब्रिटिश हितों के लिए परिषद की जो बहुमत है उसकी उपेक्षा कर सकता है। मतलब बहुमत भले ही हो एक तरफ हो, लेकिन अगर गवर्नर जनरल को लगता है कि कोई विधि ऐसी बनी है जिससे शांति खतरे में है या सुरक्षा खतरे में है या ब्रिटिश हित खतरे में है, तो जरूरी नहीं है कि वो बहुमत से प्रभावित हो, वो बहुमत की उपेक्षा कर सकता है। गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। अध्यादेश जैसे कि आज भी राष्ट्रपति के पास पावर है ना, आर्टिकल 1, 2, 3, तो गवर्नर जनरल के पास भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी। सत्ता का विकेंद्रीकरण करते हुए मुंबई व मद्रास सरकार को कानून निर्माण अधिकारिता वापस दे दी गई। लेकिन ये जो कानून निर्माण अधिकारिता वापस दी गई वो बहुत क्षेत्रीय स्तर पर दी गई। मतलब आप देखिए हमारे यहाँ जो केंद्र सरकार है वो भी कानून बनाती है, राज्य सरकार भी है, और पंचायत को भी बहुत अधिकार मिले हुए हैं अपने अपने क्षेत्र में। तो यहाँ पर जो इन लोगों को दिया गया कानून निर्माण अधिकारिता वो सीमित स्तर पर दिया गया, क्षेत्रीय या कहें लोकल स्तर पर दिया गया कि भाई जो क्षेत्रीय स्तर पर जो समस्या है उसका निदान आप कर सकें। 1873 के अधिनियम से ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता था। हाँ, और 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया गया। 1892 का भारत परिषद अधिनियम, इस अधिनियम से निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ हुआ, मतलब चुनाव शुरू हुए। अब क्यों शुरू हुए अभी चर्चा करते हैं, जरा सा आप थोड़ा सा फैक्ट देख लीजिए, फिर मैं आपको उसके पीछे की कहानी बताता हूँ। नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय से गैर सरकारी जो सदस्य हैं प्रांतीय परिषदों में इनडायरेक्ट रूप में वो निर्वाचित किए गए। परिषद के अधिकारियों, ये टाइपिंग मिस्टेक है, अधिकारों होगा, मैं लिख देता हूं आपको, अधिकारों में वृद्धि की गई। बजट पर चर्चा करने, प्रश्न पूछने का अधिकार था, लेकिन अनुपूरक प्रश्न और मतदान करने का अधिकार नहीं था। आप याद कीजिए थोड़ा सा, तो 1885 में कांग्रेस का जो है गठन हो चुका है। अब गठन हो चुका है और आप देखते हैं 85, 86, 87, 1887 जो तीसरा अधिवेशन, उसके बाद ही कांग्रेस अपना जो रियल एजेंडा है उस पे को लेकर के मुखर हो जाती है ना, वो स्पष्ट रूप से बात करती है। एक तरफ नरम दल है और गरम दल है और अपनी अपनी बात सब कह रहे हैं। तो यहाँ पर ये भी कहा गया कि चुनाव हमें चाहिए, चलो चुनाव शुरुआत स्वीकार कर लिया गया। और इसके बाद बहुत सारे अधिकार, भाई बजट पे भी चर्चा कर लीजिए आप लोग, वो सब ठीक है। भारतीयों को परिषद में बढ़ाया गया, वो भी ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अनुपूरक प्रश्न और मतदान का अधिकार नहीं था। इसका मतलब क्या है? मतलब उन्होंने जो करके दे दिया है उसके अच्छाई और बुराई पे आप चर्चा कर लीजिए, लेकिन आप स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे ये अधिकार आपके पास नहीं है। मतदान का अधिकार का ये मतलब तो हुआ। अनुपूरक प्रश्न क्या होते हैं? अनुपूरक प्रश्न होते हैं कि मान लीजिए आपने कोई प्रश्न पूछा और उन्होंने उत्तर दिया, भले वो उत्तर में कितनी भी अस्पष्टता हो, कितना भी वो क्लियर नहीं हो, लेकिन आप उससे फिर दोबारा प्रश्न नहीं पूछ सकते। जैसे कि आपसे प्रश्न पूछा आपने कि भाई नहर में पानी कब तक छोड़ दिया जाएगा, तो ये जल्दी ही कर दिया जाएगा। लेकिन इस जल्दी ही जो उत्तर मिला है ना, इस जल्दी का मतलब नहीं पता कि कल कर देंगे, कि 1 हफ्ते में कर देंगे, 1 महीने में कर देंगे, ठीक है। या दूसरे तरीके से शिक्षा का बजट बहुत कम है, इसको पॉपुलेशन को देखते हुए इसको का विस्तारित किया जाना चाहिए। इसका जो एक सर्टेन अमाउंट एक्स से बढ़ा करके इसको एक्स वाई कर देना चाहिए। अब वो कहेंगे हाँ ठीक है, आपकी बात पे विचार किया जाएगा, लेकिन विचार कब तक किया जाएगा ये नहीं क्लियर है, ठीक है। तो अनुपूरक प्रश्न मतलब भले आपने प्रश्न किया, सामने वाले ने उत्तर दिया, आप उत्तर से भले ही असंतुष्ट हो, लेकिन अब प्रश्न नहीं पूछ सकते, ठीक है। आपको जो उन्होंने बोल दिया है उसको ही आपको सर झुका के मान लेना है, स्वीकार कर लेना है, ज़्यादा बहसबाजी नहीं करनी है। मतलब अगर मोटे तौर पर समझा जाए तो वो यही मतलब निकलता है ना। चलिए 1909 का
भारत परिषद अधिनियम, इसे लोकप्रिय रूप में मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। यह प्रारंभिक परीक्षा में खूब पूछा जाता है। ठीक है, इसमें जो किया गया है वो ये, जो मुस्लिमों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया, पृथक ऐसे लिखेंगे, पृथक पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। इसका क्या आशय है अभी समझा देता हूँ, क्यों दिया गया अभी बता देता हूँ। पहले एक बार आप फैक्ट को देख लीजिए। बजट पर चर्चा करने के और करने लोकहित विषयों पर चर्चा करने के साथ ही अब क्या है, अनुपूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया गया। क्यों दे दिया गया, कोई रहम नहीं, ऐसा नहीं कि अंग्रेज बहुत बदल गए थे, ऐसा नहीं, उसके पीछे भी रीजन है, बताता हूँ आपको। भारत परिषद, वही जो भारत परिषद 1858 के अधिनियम से बनी थी, और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद जो शुरुआत में से आप पढ़ते चले और उसमें 4 सदस्य थे, वही कार्यकारिणी परिषद में पहली बार भारतीयों को भी शामिल किया गया। तो आइए देखते हैं कौन से थे वो लोग भारत परिषद में शामिल हुए। वो के.सी. गुप्ता जी हुए, ठीक है, और सैयद हुसैन बिलग्रामी साहब हुए। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल हुए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी शामिल हुए। तो ये प्रारंभिक परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाला तो पूछा भी गया है, हाँ, हालांकि के.सी. गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी वाला भी नहीं पूछा गया है, लेकिन नई संभावनाओं को देखते हुए थोड़ा सा याद कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि इन्होंने ये सब क्यों किया, क्यों इनका हृदय परिवर्तन हो गया कि अनुपूरक प्रश्न भी पूछने का अधिकार दे दिया और भारतीयों को भी बहुत सारी जगहों में एंट्री करा दी और पृथक प्रतिनिधित्व भी दे दिया। तो क्यों दे दिया भाई, क्या रीज़न था ऐसा, तो चलिए उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो पहली बात तो समझिएगा कि 1909 का वो समय है जब आप देखेंगे कि बंग भंग हो चुका है, मतलब बंगाल विभाजन की घटना हो चुकी है। और फिर बंगाल विभाजन के बाद आप देखेंगे कि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना भी हो गई है। तो जो राष्ट्रवाद है या कह जो देश प्रेम है, उसमें को बाधा पहुंचाने के लिए, उसको खंडित करने के लिए कुछ काम किए अंग्रेजों ने। अब देखिए पहले क्या किया कि नरम दल जो धर्म के नाम पे आप देखिए अलगाव किया बंगाल विभाजन में, धर्म के आधार पे किया, पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो और ऊपर से मुस्लिमों को दावत दे दी कि आप मुस्लिम लीग बनाइए, स्वीकार कर लिया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो कांग्रेस है उसमें भी अलगाव के छिटपुट बातें आने लगी थी अब बाहर, नरम दल और गरम दल के रूप में। तो ये सब जो विभाजनकारी तत्व हैं इनको और बढ़ावा दिया। क्या किया, अब मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व दे दिया, मतलब कुछ सीटें मुसलमानों के लिए ही अब आरक्षित कर दी जाएंगी, जिस पर मुसलमान ही लोग चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस तरीके से एक विभाजनकारी चीज़ें यहाँ पर प्रारंभ हो चुकी हैं। मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व देने के पश्चात फिर क्या हुआ कि नरम दल और गरम दल में टकराव बना रहे, या मुस्लिम लीग और कांग्रेस में टकराव बना रहे हैं, तो भाई अनुपूरक प्रश्न की भी खोल दिया गया कि आपस में आप संसद में अपना चर्चा करते रहिए, अपना आपस में उलझे रहिए, अंग्रेजों को जो काम करना हो अपना करते रहेंगे, और आपस की में जब टकराव रहेगा तो किसी मुद्दे पर एक मत नहीं होगा, और जब एक मत नहीं होगा तो अंग्रेज अपनी मनमानी जो करना चाहते हैं वो कर लेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पर घटित हुई हैं। चलिए आगे देखते हैं 1919 का अधिनियम। 1919 का अधिनियम ये भी बड़ी गंभीर परिस्थितियों में आया। जब आप देखिए विश्व युद्ध, पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ और होम रूल आंदोलन भारत में चल रहा था। गांधी जी भी अपने जो प्रभुत्व है वो लगभग स्थापित करने में सफल हो ही चुके थे, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1919 के भारत सरकार अधिनियम में केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, राज्य परिषद व विधानसभा स्थापित की गई। ठीक है, सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार करते हुए सिखों को आंग्ल भारतीयों को भी दिया गया, जैसे मुसलमानों को दिया गया था पहले 1909 में, यहाँ पर सिखों को भी दिया गया। और एंग्लो इंडियन, अच्छा आंग्ल भारतीय किसे कहते हैं, किसी भी व्यक्ति के माता पिता में से कोई, दादा दादी में से कोई एक अंग्रेज हो तो उसे आंग्ल भारतीय कह देते हैं। महिलाओं को भी मताधिकार प्राप्त हुआ इस अधिनियम से। लोक सेवा आयोग, वो जो आप यूपीएससी के रूप में जानते हैं, लोक सेवा आयोग का गठन किया गया इसी अधिनियम से। और इसके अलावा जो सबसे विशिष्ट है यहाँ पर कि प्रशासनिक विषयों का बंटवारा किया गया केंद्र और प्रांत के मध्य, जैसे कि आज भी आप देखते हो ना, केंद्र प्रांत में शक्तियों का बंटवारा है 7वीं अनुसूची में,
ऐसे ही समझो आप, ठीक है। और फिर प्रांतों में क्या हुआ कि द्वैध शासन लगाया गया। कैसा द्वैध शासन? कि भाई विषयों को दो भागों में बांटा गया, एक हस्तांतरित विषय, एक आरक्षित विषय, ठीक है। हस्तांतरित विषय दिए गए भारतीय मंत्रियों को, और आरक्षित विषय जो गवर्नर है उसने अपने पास रखे, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी और आगे डिटेल में देखते हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको ये समझना है कि लोकसभा आयोग को गठन किया गया, महिलाओं को पहली बार वोटिंग राइट दिया गया, सिखों और आंग्ल भारतीयों को भी यहाँ पर पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया, कहें सांप्रदायिक निर्वाचन दिया गया, ठीक है। तो देखिए इसको समझिए, प्रशासनिक विषय जो टोटल थे उनको दो भागों में बांटा गया, एक केंद्रीय विषय बनाया गया और प्रांतीय विषय बनाया गया, ठीक है। प्रांतीय विषय में भी क्या किया गया, एक आरक्षित किया गया। आरक्षित रिजर्व सब्जेक्ट जो है वो किसके लिए रिजर्व है, तो गवर्नर के। हस्तांतरित विषय है तो किसको हस्तांतरित किया गया, तो भारतीय मंत्री, मतलब वो जो चुनाव हो रहे थे, जो व्यक्ति चुन के आ रहा था उनके लिए, ठीक है। और 1919 में कहा गया कि भाई आप कुछ को भारतीय मंत्रियों को कुछ विषय देंगे, अगर वो बेहतर परफॉर्मेंस करते हैं तो उनको उनका शासन करने की आज़ादी दे दी जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि भारतीय मंत्रियों को हम चेक कर लें। जैसे कि आज की परिस्थिति में देखिए, अफगानिस्तान पर अमेरिका बहुत समय से कब्जा किए बैठा है, सैनिक उसके वहाँ पर हैं। क्या चाहते हैं वो कि यहाँ का शासन प्रशासन अच्छी तरह, तालिबान कमज़ोर हो जाए, शासन प्रशासन अच्छे से स्टैब्लिश हो जाए, तब हम जाएँ यहाँ से। यही तो बात है। हालांकि इन्होंने कहा है 11 सितंबर तक हम अफगानिस्तान छोड़ देंगे, लेकिन वो रुके क्यों हैं? रुके इसीलिए कि यहाँ का जो शासन संचालन है वो बेहतर तरीके से सुचारू रूप से चलने लगे, तो हम जाएँ यहाँ से आराम से। यही हाल अंग्रेजों की सोच यहाँ पर थी कि भारतीय मंत्रियों को देख लें किस तरीके से वो काम करते हैं, अगर वो कम काम करने लगेंगे तो हम चले जाएंगे, है ना। ये इनकी सोच थी। इन्होंने क्या किया, अभी कितनी सोच अच्छी थी कितनी खराब थी वो भी आपको अभी मैं बताता हूँ, समझाता हूँ, जरा सा बस ध्यान से देख लीजिए बस। तो शिक्षा के मामले दिए, कृषि के दिए, स्वास्थ्य के दिए, मतलब ये कुछ उदाहरण है जो भारतीय मंत्रियों को दिए, और रिजर्व सब्जेक्ट में ये कुछ उदाहरण हैं जो दिए। अब आप देखिए ये बंटवारा किस तरीके से हुआ, कितना न्यायपूर्ण हुआ, उसको जरा समझने का प्रयास कीजिए। शिक्षा को बेहतर करने का, शिक्षा की आधारभूत संरचना को सुधारने का काम कौन करेगा, भारतीय मंत्री। और इसके लिए पैसा जो आना है वो किसके पास है, वो गवर्नर के पास है। कृषि के लिए, सिंचाई के लिए, उन्नत बीज के लिए जो कुछ भी काम करना है किसको करना है, भारतीय मंत्री के लिए। पैसा कहाँ से आएगा, इनके पास। स्वास्थ्य सेवा इनको सुधारनी है लेकिन पैसा इधर से आएगा। कृषि इनके पास है, सिंचाई इनके पास है। कानून व्यवस्था भारतीय मंत्रियों को सुधारना है, और पुलिस और न्याय गवर्नर के पास है। तो कहने का मतलब ये है कि भारतीय मंत्री कितने सफल होंगे ये गवर्नर ही तय करेगा ना भाई। काम सब इनके पास है और रिमोट कंट्रोल इनके पास है, तो ये सफल होंगे कि असफल होंगे ये सब गवर्नर के हाथ में ही तो है। तो ये क्यों ऐसा किया गया, ये इसलिए किया गया कि जब 10 साल बाद रिव्यू होना था, तो और 10 साल बाद जब रिव्यू हो तो पता चले कि भारतीय मंत्री भाई अपना काम करने में असफल रहे हैं। अतः अभी अंग्रेजी सरकार समझती है कि भारतीय मंत्री सक्षम नहीं है शासन चलाने के लिए, और वो फिर से अपना शासन चलाते रहे अंग्रेज। ये सोच थी यहाँ पर। खैर जो भी हो, मैंने रीज़न आपको इसलिए बता दिया कि आपको आपकी जो स्थायी स्मृति उसमें बना रहे, आपको हमेशा याद रहे। तो आपको ये प्रश्न पूछा जाता है कि प्रांतों में द्वैध शासन किस एक्ट से लागू हुआ, तो प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के एक्ट से लागू हुआ। द्वैध का मतलब दो, ठीक है। दो का मतलब यही कि कुछ रिजर्व सब्जेक्ट गवर्नर के पास दे दिए गए और कुछ सब्जेक्ट भारतीय मंत्रियों को दे दिए गए। द्वैध का मतलब यही, दो लोगों में जो राज्य का विषय वो बांट दिया गया, कोई और बात नहीं है। बात ध्यान रखिएगा अच्छी तरीके से। और यही आपसे पूछा जाता है, क्यों पूछा जाता है द्वैध शासन प्रांतों में कब लागू हुआ, अभी आगे उसका भी जवाब आपको दे दूंगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि प्रांतों में पहले द्वैध शासन लागू हुआ, और इसी को ये प्रांतीय विषय लिखा है, दो जगह बांट दिया गया है, ठीक है। अच्छी तरीके से देख लीजिए। प्रश्न यहीं पे कंफ्यूजन होता है, क्यों होता है वो तो अभी आप आगे समझ ही जाएंगे क्यों होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम में क्या कहा गया कि इसके पहले आपको बता दूं कि 3 गोलमेज सम्मेलन हो चुके थे,
और उसके बाद जो निष्कर्ष निकाल करके दिया गया वो ये कि ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत को मिला करके एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा। ठीक है। अब संघ क्या है, संघ क्या नहीं है, ये सब मैं आपको पहले के वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है। दूसरा वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उसको देखिएगा। प्रांतीय स्वायत्तता को अपनाया गया, मतलब प्रांतीय जो सरकार है वो ऑटोनॉमस कर दी गई, वो अपने निर्णय में स्वतंत्र कर दी गई। और अब द्वैध शासन कहाँ लगाया गया, फिर केंद्र में लगाया गया। ठीक है। प्रांतीय स्वायत्तता को स्वीकार किया गया, द्वैध शासन वहां पर समाप्त किया गया। द्वैध शासन कहाँ लगाया गया, तो वो अब केंद्र में लगाया गया। और यही वो कारण है, आपसे प्रश्न पूछा जाता है इस तरीके से कि केंद्र में द्वैध शासन कब लगाया गया, प्रांत द्वैध शासन कब लगाया। तो आपको बता दे रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि प्रांतों में जो द्वैध शासन लगा वो 1919 में लगा, और 1935 में प्रांतों को ऑटोनॉमस कर दिया गया, स्वायत्त कर दिया गया। और केंद्र में जो द्वैध शासन लगा वो 1935 में लगा। केंद्र में द्वैध शासन लगा तो कैसे लगा, केंद्र में कहा यह गया कि जो रक्षा प्रतिरक्षा का विभाग है, जो दूरसंचार का विभाग है, या जो विदेशी संबंध का विभाग है, वो गवर्नर जनरल को दे दिया गया, बाकी सब भारतीयों को दे दिया गया। ठीक है। तो मतलब ये समझिएगा, रक्षा प्रतिरक्षा का मतलब जो इंटरनल जो शांति है, आंतरिक शांति, उसको सुरक्षित रखना। पर प्रतिरक्षा, कोई दूसरा आक्रमण करेगा तो हमें क्या करना है वो, और विदेश नीति हमारी कैसी होगी, ये सब अंग्रेज तय करेंगे। यहाँ पर जो शासन के माध्यम से गवर्नर जनरल तय करेगा, और बाकी विषय किसको दे दिए गए, वो भारतीय मंत्रियों को दिए गए। ठीक है। वर्मा को भारत से अलग किया गया। ये आपसे पूछा जाता है किस एक्ट से वर्मा को भारत से अलग किया गया। ठीक है। संघीय न्यायालय और संघीय बैंक की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय जो दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है उसकी बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। कोलकाता सुप्रीम कोर्ट को हमेशा कोलकाता सुप्रीम कोर्ट ही वो बोला जाएगा। और ये पूछा था किस एक्ट से हुआ, तो 1773 के एक्ट से हुआ। लेकिन जब आपसे संघीय न्यायालय पूछे, ठीक है, या वो कोलकाता न्यायालय ना बोले, सिर्फ सामान्य भाषा में सर्वोच्च न्यायालय बोले, तो आपको दिल्ली वाला समझना है। ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपसे संघीय शब्द बोले, सर्वोच्च बोले, तो आपको दिल्ली वाला ही समझना है, 1935 का एक्ट ही बोलना है। ठीक है। जो अगर उसको 1773 का एक्ट से कोलकाता बोलना वाला सुप्रीम कोर्ट की बात करनी होगी तो हमेशा कोलकाता सुप्रीम कोर्ट बोलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो दिल्ली में हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना की गई इसी एक्ट से, 1935 के अधिनियम से। इसके अलावा जो हमारा आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसकी स्थापना की गई इसी एक्ट से। ठीक है। सांप्रदायिक निर्वाचन का और विस्तार किया गया। पहले मुसलमानों को दिया गया 1909 में, सिखों और आंग्ल भारतीयों को 1919 में दिया गया। 1935 में इसे क्या किया गया, दलितों मतलब हरिजनों को दिया गया, महिलाओं को, मजदूरों को भी देने की व्यवस्था की गई। 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना को 1935 के अधिनियम में जोड़ा गया, मतलब 1935 के अधिनियम की कोई अलग से प्रस्तावना नहीं थी। अब ये प्रस्तावना क्या होता है, उद्देशिका क्या होता है, ये जब हम लोग उद्देशिका में पढ़ेंगे तो आपको और स्पष्ट मैं कर दूंगा। यहाँ समझिए कि छोटे शब्दों में, कुछ कम शब्दों में ऐसे समझ लीजिए कि हर जो कोई कानून आता है तो उसके पीछे का एक उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य को ही उद्देशिका या प्रस्तावना या भूमिका कहा जाता है। ठीक है। तो 1935 के जो अधिनियम में कोई नया प्रस्तावना नहीं थी, बल्कि 1919 वाली ही ऐड की गई थी। और 1935 के अधिनियम से ही जो भारत परिषद है उसको समाप्त किया गया। ये वही भारत परिषद है जो 1858 के अधिनियम से गठित हुई थी, अंततः 1935 के अधिनियम से इसको समाप्त किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद होना चाहिए। ठीक है। अब भारत सूचना अधिनियम 1947, माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को विधेयक लाया गया, जो 18 जुलाई को पारित हो गया। इससे 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र अधिराज्य, और अधिराज्य नहीं, अधिराज्य स्थापित होते तथा सीमा का निर्धारण एक आयोग द्वारा होना था। दोनों अधिराज्य, संविधान सभा का गठन किया जाएगा दोनों अधिराज्यों के लिए, और संविधान जब तक बन नहीं जाता है तब तक दोनों ही अधिराज्य 1935 के अधिनियम से संचालित होंगे। ठीक है। इससे संबंधित तथ्य क्या है कि भारत का
अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भाई देखिए, अंतिम अंग्रेज पूछेगा तो माउंटबेटन, लेकिन अंतिम गवर्नर जनरल पूछेगा तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। भारत का प्रथम व अंतिम भारतीय, मतलब एकमात्र व्यक्ति हैं जो भारतीय जो गवर्नर जनरल बने, वो सी राजगोपालाचारी। सीमा निर्धारण जो यहाँ होना था, देखिए ये आयोग बनना था, ये आयोग कौन सा क्या कहलाया? रेडक्लिफ आयोग। इसलिए देखिए आप भारत पाकिस्तान की जो विभाजन रेखा उसको क्या कहते हैं? रेडक्लिफ लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये रेडक्लिफ आयोग बनाया गया। तो ये कुछ तथ्य हैं जो परीक्षा के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने संवैधानिक विकास का अध्ययन किया 2 वीडियो में, और उसमें से दूसरा है। तो उम्मीद करता हूँ आपने पहला वीडियो जरूर देखा होगा, नहीं देखा है तो उसको देखिए, शुरुआत से देखिए। राज्य व्यवस्था में बहुत क्रम से पढ़ा रहा हूँ। और आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो उसको जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार। कोई समस्या महसूस होती है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आपका उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगा। धन्यवाद।